हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का 20 डेज़ चैलेंज यानी 20 डेज़ रिवीजन आपके साथ चल रहा है और आज हमारी है 10th क्लास रीजनिंग की। हमने आपसे कहा था कि मैक्सिमम टॉपिक्स जो आपके यूपी पुलिस का पार्ट बनते हैं उन सभी का रिवीजन आपको कराया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बेटा चाहे अजम्पशन आ जाए, चाहे आर्ग्यूमेंट आ जाए या फिर कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस आ जाएं, आप सभी उन क्वेश्चंस को आराम से बना ले जाएंगे। आज के सेशन में हम फटाफट से देखेंगे कि अजम्पशन के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है और साथ ही साथ कंक्लूजन्स के मतलब जो आपके कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे डील करना चाहिए। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के सिलसिले को। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इससे पहले बेटा आप थोड़ी चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे आपको पता है कि पहला सवाल बेटा जो आपका दिया है ये अजम्पशंस पे दिया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि मैम हिंदी में भी रख दिया करिए। बेटा ब्लड रिलेशन भी हिंदी में था, इवन सारे टॉपिक्स हिंदी में थे एक्सेप्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। आज हम अजम्पशन और आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन्स को डिस्कस करेंगे, वो भी आपका बेटा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चंस को पढ़ के बनाइए और सही बनाने का भी ट्राई करिएगा। बात करें बच्चा अगर अजम्पशंस की, तो अजम्पशन का मतलब होता है बेटा पूर्व धारणा, ठीक है। मतलब पूर्व में बनी हुई धारणा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ एग्जाम्पल्स से हम समझते हैं कि पूर्व धारणा क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने घर से निकले तो क्या हम कभी भी ये सोच के निकलते हैं कि आज हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा? ये पहला फैक्ट हम आपको देने की कोशिश करना जा रहे हैं कि अगर हम घर से निकल रहे हैं तो क्या कभी भी हम ये सोच के निकलते हैं कि आज हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हम कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो क्या हम ये सोच के शुरू करते हैं कि इसमें हमें लॉस यानी घाटा होगा? तीसरा, अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि आपका यूपी पुलिस नहीं निकलेगा? जी नहीं। तो इन तीनों पॉइंट से जो आपका मतलब निकल के आया पॉइंट वो क्या था? वो मैम पॉइंट ये था कि बेटा पूर्व धारणा यानी अजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो अजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप पूर्व धारणा को बनाएंगे तो पूर्व धारणा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा होता है रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। मतलब अगर कोई चीज़ स्टेटमेंट यानी कथन में बोली गई है और उसी चीज़ को आपका अजम्पशन बना दिया जाए तो वो अजम्पशन कभी भी वैलिड नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि रिपीटिशन अलाउ नहीं होता। जो चीज़ स्टेटमेंट में है वही सेम चीज़ अगर अजम्पशन में बोल दी जाएगी तो वो अजम्पशन गलत हो जाएगा, वो अजम्पशन इनवैलिड कहलाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा बेटा, पहला तो हो गया नेवर नेगेटिव, दूसरा हो गया रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटिशन कभी भी अलाउ नहीं होगा, ठीक। अब एक्चुअल समझते हैं कि पूर्व धारणा किस बेसिस पे बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप जब मार्केट से निकलते होंगे या रोड पे निकलते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोचिंग्स के बाहर लिखा होता है कि इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशन। तो उस पर्टिकुलर बोर्ड को बनाने के पीछे हमारी क्या पूर्व धारणा रही होगी? तो उस बोर्ड को जिसने भी बनाया होगा, जिसने भी कंस्ट्रक्ट किया होगा, उसकी पूर्व धारणा क्या क्या रह सकती है? पहले ये भी रह सकती है कि बच्चे इसको पढ़ेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। बोलिए हाँ कि ना। दूसरा कि अक्सर आपने देखा होगा बैनर के नीचे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ लगाई जाती है। क्यों? उसको लगाने के पीछे पूर्व धारणा क्या रही होगी? पूर्व धारणा ये रही होगी कहीं ना कहीं कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनका सिलेक्शन होता ही होता है या फिर उनका सिलेक्शन हुआ है। होता ही होता नहीं कह सकते, बिकॉज कभी भी अजम्पशन हो, आर्गुमेंट हो, कंक्लूजन हो, पूरी लॉजिकल रीजनिंग में ये ऑल, ठीक है, ईच,
ठीक है, एवरी, ठीक है, एनी जैसे वर्ड कभी भी लॉजिकल रीजनिंग में सही नहीं होते। मतलब अगर मैं ये कह दूँ कि कहीं पे बैनर पे लिखा हो कि माय कोचिंग इज़, मतलब इज़ ओनली सोर्स ऑफ योर सिलेक्शन, ठीक है, अगर हम कह दें कि हमारी कोचिंग आपका इकलौता एक स्रोत है आपके सिलेक्शन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकलौता तो नहीं हो सकता, बहुत सारी कोचिंगों के द्वारा भी बच्चे पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, और कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले रहे होते हैं, और कभी कभी बुक्स के माध्यम से, प्रैक्टिस शीट्स के माध्यम से भी ले रहे होते हैं। तो ओनली सोर्स तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ऑल, ईच, एवरी, ओनली और एनी जैसे वर्ड कभी भी आपके लॉजिकल रीजनिंग में यूज़ नहीं किए जाते, ठीक है। इन सभी शब्दों का लॉजिकल रीजनिंग में यूज़ नहीं होता। अगर यूज़ हुआ है तो वो अजम्पशन, वो आर्ग्यूमेंट, वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक छोटा सा पूर्व धारणा थी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अक्सर ऐड देखते हैं, फिनोलेक्स पाइप का ऐड देख लिया या कोई भी ऐड देख लिया, तो वो एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है? बेसिकली वो एडवर्टीजमेंट इसीलिए किया जाता है कि आप उस चीज़ को देखें और उस चीज़ को खरीदें, ठीक है। तो जब भी कोई पूर्व धारणा बनाई जाती है उसके पीछे कुछ ना कुछ वैलिड रीजन ज़रूर रहा होता है, ठीक है। चलिए, आइए फटाफट से पहला पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या रहा होगा इसका अजम्पशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 3 पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन्होंने बोला, प्लीज कंसल्ट अस बिफोर मेकिंग एंड डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट। एक कहीं पे किसी ने कथन बोला कि किसी भी निवेश में निर्णय करने के लिए पहले हमारे से परामर्शित करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने से पहले एक बार बेटा मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो अजम्पशन बोला गया, यू मे टेक अ रॉन्ग डिसीजन इफ़ यू डोंट कंसल्ट अस। बेटा ये बिल्कुल सही है, मतलब पहला जो है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आप अगर हमसे कंसल्ट नहीं करेंगे तो आप रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, जी नहीं। हमने कहा कि अगर आप हमसे परामर्श नहीं लेते हैं तो गलत निर्णय ले सकते हैं, मतलब पॉसिबल है कि आप एक गलत डिसीजन को चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूडेंट से टीचर्स कहते रहते हैं कि बेटा कोई फॉर्म भरना हो तो एक बार ही पूछ लेना, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछ लेना। ये बेसिकली बेटा क्यों बोला जाता है? ये इसीलिए बोला जाता है कि हो सकता है कि अगर आपने हमसे परामर्श यानी आपने हमसे नहीं पूछा है और उसके बिहाफ पे अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया है, तो हो सकता है कि आपका डिसीजन रॉन्ग हो जाए, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। तो अगर किसी ने कहा कि प्लीज़ कंसल्ट अस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार हमसे कंसल्ट कर लेना, तो उसका अजम्पशन, उसके पूर्व धारणा, मतलब ये लाइन कहने से पहले उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि हो सकता है कि आप हमसे कंसल्ट ना करें और कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले जाएं, ठीक है। दूसरा बोला गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ राइट डिसीजन। ये तो साइंटिफिक, मतलब ये तो आपका वैसे भी यूनिवर्सल फैक्ट है कि राइट डिसीजन लेना जो है वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है, नॉट इवन इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन एवरी केस, ठीक है। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एक राइट डिसीजन मेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी आपका बेटा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आप बोल देंगे कि बोथ द अजम्पशंस आर ट्रू। आई होप आपको मेरा पहला बताया हुआ क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा टोटल 48 to 50 क्वेश्चंस हैं लॉजिकल रीजनिंग के। सारे कराना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगी कि तीनों सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर करा दिए जाएं, सो दैट आप तीनों सेक्शंस को समझ पाएँ कि व्हाट इज़ अजम्पशन, व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट इज़ कंक्लूजन, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि अमंग ऑल द आर्टिकल्स द प्राइजेस ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर्स शो द हाईएस्ट डिक्लाइन फ्रॉम जून टू दिसंबर, ठीक है।
अब बात करें बेटा अगर इस स्टेटमेंट की, तो इन्होंने सिर्फ इतना सा बोला कि सभी आर्टिकल में देखा जाए तो जो प्राइस है पर्सनल कंप्यूटर का वो हाईएस्ट डिक्लाइन दिखा रहा है जून 2005 से दिसंबर 2005 तक। मतलब लास्ट के जो 6-7-8 महीने हैं उनमें क्या दिखा रहा है, पर्सनल कंप्यूटर की डिक्लाइन, मतलब उनकी जो सेल है, जो उनका प्राइस है उसमें क्या हुआ है, उसमें डिक्रीमेंट यानी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब ऐसा अजम्पशन जो बोला, मतलब अजम्पशन इस लाइन को बोलने से पहले हमारे मन में इस लाइन को बोलने से पहले क्या धारणा रही होगी, पहली ये कि कंपेरेटिव प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स इन जून एंड दिसंबर 2005 वर अवेलेबल। जी बिल्कुल, जून से दिसंबर के बीच में जो सभी आर्टिकल का कंपेरेटिव प्राइस है, मतलब जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल है। जी बिल्कुल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पिछले 5 वर्षों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की वैकेंसी डिक्रीज होती जा रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब होगा कि अगर मैं आपको बता रही हूँ कि 5 साल से जो आपकी वैकेंसीज है वो डिक्लाइन हो रही हैं और जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो रही है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं 5 सालों का डाटा, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, हमारे पास अवेलेबल है। तभी हमने आपसे ये स्टेटमेंट कही। इसका मतलब ये जो पहला अजम्पशन है वो बेटा बिल्कुल सही है, मतलब पहला सही होगा। दूसरा इन्होंने बोला द प्राइजेस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स वर हायर इन द फर्स्ट 6 मंथ देन द लास्ट 6 मंथ ऑफ 2005। इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो पर्सनल कंप्यूटर के प्राइजेस है वो पहले 6 मंथ में हायर रहे होंगे कंपैरिजन लास्ट 6 मंथ के कंपैरिजन में। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रही हूँ कि लास्ट 5 साल अगर हम देखें, मतलब इससे 5 सालों से हम देखें तो वैकेंसीज डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब कि 5 साल से ही वैकेंसी कम आ रही हैं, धीमे धीमे कम होती जा रही हैं। इससे पहले कहीं ना कहीं अच्छी खासी वैकेंसीज आती थी। तो इसका ये मतलब है कि अगर वो जून से दिसंबर बता रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के जो प्राइजेज हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, इसका मतलब कि जून से पहले के जो 6 महीने हैं उनके प्राइस कहीं ना कहीं अच्छा इंक्रीज, मतलब हायर रेट में रहे होंगे। ठीक है, तो दूसरा भी अजम्पशन बेटा क्या है, दूसरा भी अजम्पशन बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहला भी सही दूसरा भी सही। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ द अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट। ठीक है बेटा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, मैं आपको हर एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल भी रिलेट करके दिखा रही हूँ सो दैट आप समझ पाएँ कि मतलब इसका जो मतलब कहा जा रहा है वो क्या है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से भी जब हम रिलेट करते हैं तो अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी रहेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 ने क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। इट विल बी अ सब्सटेंशियल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इफ वन प्रोवाइड वन स्कूल फॉर एवरी विलेज इन आवर कंट्री एंड इन्फोर्स अटेंडेंस। ठीक है, मतलब ये कहा गया कि ये तो एक तरह की अचीवमेंट है एजुकेशन, यानी आपकी शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम हर गांव, मतलब हर गांव में एक स्कूल खोल दें। ठीक है, और उसमें अटेंडेंस को भी हम क्या करें, कंपलसरी कर दें। ठीक है, क्यों, अब अजम्पशन क्या रहा होगा, चिल्ड्रन इन विलेजेस डू नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली। ये बात कहाँ से आई, ये बात यहाँ से आई कि जब हमने कहा कि अटेंडेंस को भी इन्फोर्स करना चाहिए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि जो विलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमने अटेंडेंस वाली बात को भी इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये अजम्पशन बेटा क्या हो जाएगा, ये अजम्पशन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा बोला गया प्रोवाइडिंग स्कूल टू एवरी विलेज इज डिजायरेबल, प्रत्येक गांव को स्कूल उपलब्ध करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल है, क्यों, ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि हर एक गांव में, हर एक शहर में, मतलब हर जगह इवन स्कूल्स तो होने ही चाहिए, बिकॉज शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही अजम्पशन क्या हैं बेटा, दोनों ही अजम्पशन बिल्कुल सही हैं। ठीक, चलिए
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको घर पे बनाइएगा क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क भी रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप घर पे बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की। फटाफट से इसको पढ़िए और बताइए कि क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, बोला गया कि इंश्योर अ गुड नाइट स्लीप फॉर योर फैमिली विथ सेफ एंड इफेक्टिव एक्स मॉस्किटो कॉइल एन एडवर्टीजमेंट। इन्होंने बोला कि अगर आपको अपनी फैमिली की नाइट स्लीप अच्छी चाहिए और सेफ और इफेक्टिव, तो आप एक एक्स मॉस्किटो कॉइल जो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल इफेक्टिव है, उसका यूज कर सकते हैं। एक एडवर्टीजमेंट में ऐसा बोला गया। ठीक, चलिए, एक्स मॉस्किटो कॉइल इज बेटर देन एनी अदर मॉस्किटो कॉइल। बोला गया कि जो एक्स मॉस्किटो कॉइल है वो दूसरी कॉइलों से बेटर है। बेटा ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला। अगर मैं किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो अच्छा है, बट वो और लोगों से भी बेटर है, ऐसा हम इंश्योर नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपनी चीज़ को बेच रहे हैं, अपनी चीज़ को सेल कर रहे हैं, तो हम हमेशा यही बोलेंगे कि अगर आपको अपनी फैमिली की अच्छी स्लीप चाहिए तो मॉस्किटो एक्स कॉइल को यूज़ करें जो बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक्स मॉस्किटो कॉइल ही ऐसी है जो बेटर है अदर मॉस्किटो कॉइल से। और भी मॉस्किटो कॉइल हो सकती हैं जो बिल्कुल अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका बेटा गलत हो गया। दूसरा, अ गुड नाइट स्लीप इज डिजायरेबल। एक अच्छी रात की नींद वांछनीय है। इसका मतलब कि एक गुड नाइट स्लीप बिल्कुल डिजायरेबल है, हर किसी को चाहिए और हर किसी को लेनी भी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा अजम्पशन बेटा क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब पहला गलत और दूसरा क्या हो गया बेटा, सही हो गया। मतलब पहला अजम्पशन गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 ने क्या बोला बेटा, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन टू लुक इनटू द पॉसिबल रीजन फॉर द रीसेंट वायलेंस इन द एरिया। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक आपका मिशन बनाया है उन फैक्ट्स को ढूंढने के लिए जो आपके पॉसिबल रीज़न है उनको देखने के लिए। रीसेंट वायलेंस इन द एरिया, जो अभी रीसेंट वायलेंस हुआ है अपने एरिया में, उस चीज़ को सर्च करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया है ताकि आप पॉसिबल चीज़ों को, पॉसिबल रीजंस को देख पाएँ कि क्या वजह रही उस वायलेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अजम्पशन है पहला, द मिशन में बी एबल टू कम अप विद द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे समझाते हैं कि अगर हम कोई भी एक मतलब एक कमेटी बना रहे हैं या फिर कुछ 5 लोगों का कोई ग्रुप बना रहे हैं कि आप इनकी छानबीन करिए कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर केस हो जाता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि CID या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या CBI को क्या किया जाता है, केस को सौंप दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में कमिट मतलब बनाते हैं, लोगों को इधर उधर भेजते हैं सो दैट वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनसे पता कर पाएँ कि आखिर ये क्राइम क्यों हुआ, किसने किया, किस वजह से किया गया। ठीक है, तो पहला अजम्पशन उनके माइंड में कहीं ना कहीं इस कमेटी को बनाने का यही रहता होगा ना कि 5 लोगों को यहाँ भेजते हैं, 2 लोगों को यहाँ भेजते हैं, सो दैट कि वो एक अच्छे डिज़ायरेबल रिजल्ट के साथ वापस आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोला गया, द मिशन में बी एबल टू कम अप विद द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। ठीक है, तो पहला बेटा क्या है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया, द पीपल इन द एरिया में कोऑपरेट विद द मिशन एंड कम फॉरवर्ड टू गिव डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंसिडेंट। हमने इस वाले स्टेटमेंट को बोलने से पहले मेरे माइंड में ये भी रहा होगा कि वहाँ के जो मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं वो हमें मतलब कोऑपरेट करें ताकि हम अपनी चीज़ों को फाइंड कर सके। वहाँ पे उन्होंने कुछ देखा होगा तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सके। तो पीपल से भी एक कोऑपरेशन की उम्मीद हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो ये अजम्पशन भी बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये भी अजम्पशन वैलिड है, ट्रू है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो हम बोलेंगे कि बोथ द अजम्पशन आर वैलिड। दोनों ही अजम्पशन क्या है, सही है और वैलिड है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोला गया कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस फॉर एम्प्लॉय इंचार्ज ऑफ कंपनी टेल्स पर्सनल मैनेजर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक इंचार्ज ने, कंपनी के इंचार्ज ने पर्सनल मैनेजर को ये बात बोली, क्या बोला कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस, एक अपने ऑफिस में पंक्चुअलिटी लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें कन्वेंस अलाउंस देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। पहला बोला गया कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। बेटा ऊपर बात हो रही है देना चाहिए और नीचे तो हमने उस चीज़ की नेगेटिविटी ही बोल दी, और जब हम उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आपको पता है कि अजम्पशन कैन नेवर बी नेगेटिव, अजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो पहला तो आपका ऑलरेडी क्या हो गया बेटा, इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर जिस चीज़ की बात की जा रही है, जिस चीज़ को देने की बात हो रही है, उसी चीज़ के अगेंस्ट में ये चीज़ बोल दी गई। दूसरा बोला गया डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। ये बात सही है कि डिसिप्लिन और रिवॉर्ड एक साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है और आप उसको रिवॉर्ड दोगे तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे तब भी तो ऐसा होता था ना कि अगर हम कोई अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स कहते थे, जैसे ग्रेजुएशन में आए आप इंटर में आए तो अगर फर्स्ट रैंक ले आओगे तो हम आपको स्कूटी दिला देंगे या जो भी दिला देंगे, इस तरह से रिवॉर्ड की बात होती थी। तो हम क्या करते थे, और मेहनत करते थे और अच्छे से चीज़ें करते थे सो दैट हमको उस चीज़ का रिवॉर्ड दिया जा सके। ठीक है, स्कूल्स में भी फर्स्ट प्राइज़, ट्रॉफी, मेडल ये सब मिलता था तो हम उसके लिए क्या करते थे, मेहनत करते थे। तो इसी तरह से जो दूसरा अजम्पशन है ये बिल्कुल ट्रू है, वैलिड है, बिकॉज डिसिप्लिन और रिवॉर्ड एक साथ बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहला गलत दूसरा सही है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ओनली सेकेंड अजम्पशन इज वैलिड या इज इम्प्लिसिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा 8 रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, आइए देखते हैं फटाफट से। बोला गया यू नो दैट योर सूट इज एक्सीलेंट व्हेन पीपल आस्क अबाउट योर टेलर हु टेलर्ड द सूट। हाँ, तो क्या बोला गया बेटा कि एक स्टेटमेंट में ये कहा गया कि क्या आपको पता है अगर आपका सूट एक्सीलेंट है तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये कहाँ से लिया या फिर कहाँ से सिलवाया। ये अक्सर आपके साथ होता होगा कि अगर आप कोई बहुत अच्छा सा ड्रेस पहन के जाते हैं तो अक्सर पार्टी और फंक्शंस में लोग पूछते हैं आपसे कि भाई ये कहाँ से लिया या कहाँ से बनवाया। ठीक है, तो अजम्पशन ये है पीपल डू नॉट आस्क अबाउट योर टेलर इफ़ योर सूट इज़ नॉट गुड। ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल वैलिड है कि भाई एक बात बताइए, अगर आप कहीं पे जाते हैं और आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, या आपकी कोई भी चीज़ ऐसी बहुत ही इन्हांस नहीं हो रही या बहुत अच्छा मतलब किसी को पसंद नहीं आ रही या फिर बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं आ रहा, तो लोग आपसे नहीं पूछते कि मतलब वो आपने कहाँ से बनवाया या कहाँ से लिया। जब कोई चीज़ बहुत एक्सीलेंट लग रही होती है तब लोग आपसे पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से लिया, कहाँ से बनवाया, कहाँ से स्टिच कराया, हमारा भी करवा दो। ठीक है, तो पहला अजम्पशन बिल्कुल सही है। ठीक, अब आप कहेंगे कि मैम नेगेटिव तो नहीं ट्रू होता है, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं बोला गया। यहाँ ये बोला कि पीपल आपसे तब नहीं पूछते जब आपका अच्छा नहीं लग रहा होता। ऊपर तो बोला गया है कि अगर आप एक्सीलेंट पहन के जाते हैं तभी लोग आपसे पूछते हैं। ठीक, द पीपल वॉन्ट टू नो द क्राइटेरिया ऑफ एन एक्सीलेंट सूट। लोग उत्तम सूट के मापदंड को जानना चाहते हैं। जी नहीं, ये तो इनवैलिड है, ये आपका फॉल्स है। वो ये थोड़ी क्राइटेरिया की बात ही नहीं हो रही, वो सिर्फ इतना जानना चाहते होते हैं कि आपने कहाँ से बनवाया, हम भी बनवा लें। ठीक है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि एक्सीलेंट सूट का क्या क्राइटेरिया होता है, वो चीज़ वो जानना चाहें। जी नहीं, एक्सीलेंट सूट का कोई भी क्राइटेरिया या एक्सीलेंस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। हर पर्सन को डिफरेंट चॉइस, डिफरेंट चीज़ें अपने हिसाब से समझ में आ जाती हैं। हो सकता है कि जो सूट किसी को बहुत अच्छा लग रहा हो वो किसी दूसरे पर्सन के लिए बहुत नॉमिनल सा हो। ठीक है, तो पहला सही दूसरा गलत, इसका मतलब ओनली फर्स्ट अजम्पशन क्या है, इम्प्लिसिट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और फटाफट से देखते हैं कि 10 का आंसर क्या रहने वाला है। बोला गया द पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA,
पेरेंट टीचर एसोसिएशन कह लीजिए, या बचपन में आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो उसको पीटीएम कहते थे, ठीक है। तो द पेरेंट टीचर एसोसिएशन ऑफ अ स्कूल हैज़ इन्फॉर्म द प्रिंसिपल दैट दे विल नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू देयर स्कूल अनलेस द स्कूल अथॉरिटी रिड्यूसेस द फीस विद द इमीडिएट इफेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया, मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट और टीचर, मतलब एक कमेटी ने ये डिसाइड किया पेरेंट की तरफ से, और प्रिंसिपल को ये बात बोली गई कि हम अपने चिल्ड्रन को आपके स्कूल में तब तक नहीं भेजेंगे जब तक आप इमीडिएट इफेक्ट के साथ फीस को रिड्यूस नहीं कर देते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फ़ीस बहुत हाई होगी। तभी इतने बड़े कमेटी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हम अपने चिल्ड्रंस को आपके स्कूल में तब तक नहीं भेजेंगे जब तक आप फीस को रिड्यूस नहीं करेंगे। बोला गया assumption मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स में अग्री विद द पीटीए एंड मे नॉट सेंड देयर वार्ड विद द स्कूल। ये डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से अग्रीड हुए होंगे, क्योंकि किसी भी डिसीजन को मेक करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल का उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना या उस चीज़ में हाँ कहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा बोला गया द स्कूल अथॉरिटी में एक्सीड टू द डिमांड ऑफ द पीटीए एंड रिड्यूस द फीस। स्कूल प्रबंधक पीटीए की मांग को स्वीकार कर फीस को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्हें कम करना ही पड़ेगा और कम कर सकते हैं। तभी ये assumption बोला गया भाई, अगर हम एक मेजॉरिटी में बोल देंगे कि हम अपने स्कूल में आपके स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें फीस को रिड्यूस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा assumption भी बेटा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, और ये दोनों के दोनों बेटा क्या हैं, दोनों के दोनों आपके वैलिड हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप होमवर्क में बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क था, एक क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, आइए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बीच बीच में हम आपको क्वेश्चन होमवर्क में ज़रूर दे रहे हैं, इसलिए सो दैट आप आराम से घर पे भी बनाइएगा और आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या बोला गया, केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ लिक्योर आर इंक्रीजिंग इन द रूरल एरियाज। लिक्योर का मतलब तो आपको पता ही है, ये होता है शराब, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बोला गया कि केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ लिक्योर आर इंक्रीजिंग इन रूरल एरियाज, मतलब भारी मात्रा में जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं वो आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिक्योर का सेवन जो है वो रूरल एरियाज में बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो assumption क्या है, परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लिक्योर इज मोर इन रूरल एरियाज। तो बोला गया कि लिक्योर का कंजम्पशन रूरल एरियाज में बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो वहाँ पे फूड पॉइजनिंग के केसेस आ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, नहीं, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज ऑफ पीपल कंजम्पशन लिक्योर इज मोर इन रूरल एरियाज, नहीं, ये इनवैलिड है। लिक्योर का कंजम्पशन नहीं बढ़ा है, ध्यान दीजिएगा कि किस चीज का बढ़ा है, केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ लिक्योर आर इंक्रीजिंग। जो केस है फूड पॉइजनिंग के, वो लिक्योर की कंजम्पशन की वजह से वो केसेस इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ लिक्योर की वजह से ये जो केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग है ये इंक्रीज हुई है रूरल एरियाज में, ना ही कि आपके लिक्योर मतलब शराब का सेवन करना, मतलब सेवन कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है केसेस का, फूड पॉइजनिंग के केसेस का, जो शराब पीने की वजह से हो रहा है, ठीक है। देयर आर मैनी अनऑथोराइज्ड स्प्यूरियस लिक्योर शॉप इन द रूरल एरियाज, ये बिल्कुल सही है, ये वैलिड है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं कि शराब पीने की वजह से लोगों का जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन रूरल एरियाज में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों को नकली शराब बेची जा रही है, जिसकी वजह से वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही और उन्हें
फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा आपका वैलिड है, पहला इनवैलिड है क्योंकि शराब का कंजम्पशन नहीं बढ़ा, लिक्योर का कंजम्पशन नहीं बढ़ा है, कंजम्पशन बढ़ा है फूड पॉइजनिंग के केसेस का। किसकी वजह से? आपका लिक्योर का सेवन करने की वजह से। ठीक है, तो पहला आपका इनवैलिड है, दूसरा आपका वैलिड है, दैट मीन्स ओनली सेकेंड इज वैलिड। ठीक है, दूसरा आपका अजम्पशन क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा अजम्पशन आपका बिल्कुल वैलिड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फटाफट से इसको पढ़िए और बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। आइए इसको पढ़ते हैं। बोला गया आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट यू ऑन फोन फ्रॉम क्रॉसिंग। बोला गया मैं आपसे क्रॉसिंग के टाइम फ़ोन नहीं मिला सकता। आई कैन नॉट कॉन्टैक्ट यू ऑन फोन फ्रॉम क्रॉसिंग। टेलीफोन फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल एट क्रॉसिंग। जी बिल्कुल, क्रॉसिंग के टाइम अगर आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे टेलीफोन फैसिलिटी या फिर इंटरनेट का या नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? वैलिड हो गया। नाउ अ डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट ऑन फोन, ये तो आपका इनवैलिड है भाई। सबसे ज़्यादा जो आजकल ईजी है वो फ़ोन पे ही कांटेक्ट करना ईजी है। ठीक है, बट क्रॉसिंग पे हो सकता है कि फैसिलिटी ना हो या नेटवर्क ना हो, बहुत सारी रीजंस है जिस वजह से फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही है। ठीक, पहला सही दूसरा गलत, दैट इज आप कह सकते हैं ओनली फर्स्ट अजम्पशन इज ट्रू। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आगे बढ़ते हैं बेटा। अजम्पशन के आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होता है आपका आर्ग्यूमेंट वाला सिस्टम। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि व्हाट इज स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। कथन और तर्क क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। चलिए तो फटाफट से देखते हैं कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट क्या है। देखिए, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क यानी बहस। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं तो जनरली लोग कहते हैं कि बहस मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बट आप एक चीज़ समझिए, बहस आपको क्या लगता है कि तर्क करना, बहस करना सही है या गलत? बेटा एक बात याद रखिएगा, जो बहस तर्कपूर्ण हो वो हमेशा सही होती है। मतलब जिस भी आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट आपको निकल आए, दो लोगों के बीच अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है और उसके बीच का जो रिजल्ट, जो कंक्लूजन निकल के आया है वो तर्कपूर्ण है, मतलब आपका अच्छे से किसी रीज़न के बेस पे आपने आर्ग्यूमेंट किया और वो बिल्कुल सही है, तब तो वो तर्क आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट यानी सही तर्क माना जाता है, मजबूत तर्क माना जाता है। वरना बाकी जो है वो आपका इनवैलिड या फिर वीक आर्ग्यूमेंट में बोला जाता है। तो यहाँ से दो आर्ग्यूमेंट निकल के आए एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और एक होता है बेटा आपका वीक आर्ग्यूमेंट। दो तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, वीक आर्ग्यूमेंट की पहचान होती है कि ये इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट होता है, बेबुनियाद होता है और कोई भी फैक्ट और फिगर के आधार पे नहीं होता। ठीक है, तो इनकम्प्लीट हो गया या फिर आपका अस्पष्ट हो गया। ठीक है, या फिर इनवैलिड हो। ठीक है, ठीक है, और या फिर आपका रिपीटेड हो। ठीक है, रिपीटेड वाला भी आपका क्या होता है बेटा, जो चीज़ जिस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है घुमा फिरा के वही बात को बार बार उसी चीज़ को बोलना, कोई एक मुद्दे पे कोई एक रीज़न दे के कंक्लूड ना करना भी आपका क्या है, वीक आर्ग्यूमेंट के अंतर्निहित आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पहली बात तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की पहली पहचान है कि ये कंप्लीट होता है। दूसरी इसकी पहचान है कि ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड बेस्ड होता है। ठीक है, तीसरी इसकी पहचान है कि ये फैक्ट्स और फिगर के आधार पे होता है।
ठीक है, वीक में एक और पॉइंट जोड़ लीजिए, सुपरफ्लुअस, जरूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, फैक्ट्स और फिगर पे हो गया, या फिर बेटा कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो, तो वो भी आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आपका क्या कहते हैं, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ले लीजिए। ठीक है, तो ये जितनी भी कोटेशंस या कोट्स होते हैं, ये बेटा क्या होते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, अब कोई कह दे नहीं वेस्ट, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये तो बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है। ठीक, तो यूनिवर्सल फैक्ट्स हो जाएं, या फिर आपका एक्सपीरियंस फैक्ट हो, या फैक्ट और फिगर कैलकुलेटिव डाटा हो, कोई जो आपको मतलब प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन का कोई डाटा हो, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंट बेटा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मतलब आप हाँ करके आर्ग्यूमेंट को मानिए या ना करके मना कर दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कह दिया है नो तो वो वीक ही है, जी नहीं। अगर आपने किसी चीज़ को मना किया है तो हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिक, उसके पीछे का अगर रीज़न आपने सही दिया है तो वो भी आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की तरह कंसिडर होगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। नेगेटिव है इसका मतलब वीक है, ये कोई बात नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव से उसका वीक पॉइंट नहीं दर्शाया जाता। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, शुड चाइनीज क्रैकर बी बैन, क्या चाइनीज क्रैकर्स को बैन कर दिया जाना चाहिए। पहला इन्होंने बोला नहीं, मैटर ये नहीं करता आपने हाँ बोला या फिर ना बोला, आपने जो भी बोला उसके मतलब उसको आपको ट्रू करने के लिए अगर आपने रीज़न सही दिया है तो वो अपने आप स्ट्रांग बनेगा, अदरवाइज वो वीक हो जाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, चाइनीज क्रैकर को मत बैन करिए, चाइना विल बी हर्ट बाय दिस डिसीजन। ये कोई रीज़न नहीं है कि हम इसलिए ना बैन करें क्योंकि चाइना उससे हर्ट हो जाएगा, जी नहीं। ये आपका क्या है, बिल्कुल वीक आर्ग्यूमेंट है, ये कोई वैलिड पॉइंट है ही नहीं। दूसरा बोला क्या यस बैन कर दो क्योंकि ये इंसेक्ट्स को मारता है। तो भाई अगर ये इंसेक्ट्स को मारता है तो क्यों बैन कर दें, ये इंसेक्ट्स को मार रहा है तो ये तो जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो दिवाली पे भी जब क्रैकर्स हम थोड़े बहुत जलाते हैं वो इसीलिए जलाते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह आ गए हैं या कहीं कहीं छिपे हुए हैं वो सब मर सकें। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हाँ क्रैकर बैन कर दो क्योंकि ये इंसेक्ट को मारता है, जी नहीं, ये किसी को भी मारे या फिर कुछ और करे इसलिए हम क्रैकर बैन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक तरह का जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, जो मतलब आगे का मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया है वो भी बिल्कुल गलत है। तो इनका पहला आर्ग्यूमेंट भी गलत है, इनका दूसरा आर्ग्यूमेंट भी गलत है क्योंकि इन्होंने जो बहस की है वो इनवैलिड है। ठीक है, इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नीदर वन नॉर टू इज स्ट्रॉन्ग। ना तो पहला स्ट्रॉन्ग है और ना ही बेटा जी दूसरा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बोला गया शुड जूज बी क्लोज डाउन, क्या जू को हमें बंद कर देना चाहिए। पहला यस इम्प्रिजनिंग एनिमल इज अ क्राइम, इम्प्रिजनिंग एनिमल इज़ अ क्राइम, मतलब हाँ जानवरों को कैद करना एक अपराध है। जी बिल्कुल, अगर आप बोल रहे हैं कि जूस को बंद करना चाहिए और उसके पीछे आपने एक अच्छा रीज़न दिया कि भाई जानवरों को कैद करना गलत बात है, ये एक तरह से अपराध है। अगर हम आपको कैद कर दें कहीं पे तो ये भी अपराध है ना, हम किसी को कैद करके नहीं रख सकते, उसी प्रकार से हम जानवरों को भी कैद नहीं कर सकते, ये एक तरह का अपराध है। तो बेटा पहला आर्ग्यूमेंट इन्होंने जो किया, अपनी बात को कहने के लिए जो रीज़न दिया वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। दूसरा इन्होंने कहा कि नहीं मत बंद करो, इट इज़ फाइन इफ सम एनिमल आर केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर द शेक ऑफ एंटरटेनमेंट। कल को आप कह दें कि दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को मारना भी अच्छा
अच्छी चीज़ है, तो ये तो गलत है ना। इन्होंने कहा कि ज़ू को सिर्फ इसलिए मत बंद करो क्योंकि कुछ एनिमल का कैद होना ही सही है लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए। जी नहीं, अगर हम अभी ये कह दें कि आपको कैद करना ज़रूरी है दूसरों के इंटरटेनमेंट के लिए, तो ये बिल्कुल इनवैलिड है। अगर उन्हें बोला था कि ज़ू को नहीं बंद करना चाहिए तो एक अच्छा वैलिड पॉइंट देना चाहिए कि हम ज़ू को क्यों ना बंद करें। ज़ू को अगर हम नहीं बंद करते हैं तो हमें एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सा एनिमल किस एटमॉस्फेयर में या किस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। हम उन्हें देखने जाते हैं, चीज़ें सीखते हैं, नॉलेज मिलती है। कई सारे रीजंस वो दे सकते थे, बट ये रीज़न कि हमें बंद करके रखना चाहिए क्योंकि उससे दूसरों को एंटरटेनमेंट मिलेगा, ये आपका इनवैलिड रीज़न है, ये वीक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट सही है, दूसरा गलत है। इट मीन्स द ऑप्शन ए इज ट्रू, मतलब पहला आर्ग्यूमेंट बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। ठीक, चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 ने बोला है कि शुड इंडिया हैव नो मिलिट्री फोर्स एट ऑल, क्या इंडिया के पास कोई भी मिलिट्री फोर्स नहीं होनी चाहिए। पहला कहा गया नहीं होनी चाहिए, अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट बिलीव इन नॉन वायलेंस, ये तो आपका वीक आर्गुमेंट है, पहला हो गया गलत। यस, फिर उन्होंने कहा कि शुड इंडिया हैव नो मिलिट्री फोर्स, क्या नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा हाँ मैनी इंडियंस बिलीव इन नॉन वायलेंस, ये भी बेटा क्या है, इनवैलिड है। दोनों ही पॉइंट्स इनवैलिड हैं, दोनों ही रीजन सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को होमवर्क में बनाइएगा और बताइएगा कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए फटाफट से 21 पढ़िए और बनाइए कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। बोला गया शुड इंडिया सपोर्ट ऑल द इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या इंडिया को इंटरनेशनल सारी की सारी ऑल लगा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। पहला किसी व्यक्ति ने बोला कि नहीं करना चाहिए, क्यों, मैनी अदर पावरफुल कंट्रीज डू नॉट सपोर्ट द सेम। भाई ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कि पूरी दुनिया उनको सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम भी नहीं करेंगे। पूछा तो यही गया है ना, क्वेश्चन ने तो यही पूछा है कि क्या इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए सारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, अगर हाँ तो क्यों और अगर ना तो क्यों। अब यहाँ पे आप रीज़न दे रहे हैं क्योंकि और लोग नहीं कर रहे इसलिए हम भी ना करें, बेटा ये वीक है। Yes, this is the only way to gain the access to USA डेवलपमेंटल फंड, ये एकमात्र आपका सोर्स है यूएसए डेवलपमेंट फंड का एक्सेस जानने के लिए। तो बेटा ये भी यहाँ पे वर्ड लगा है ओनली, और ओनली को देखते ही आप इसको वीक बना दोगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है लॉजिकल रीजनिंग कभी भी ऑल, ईच, एवरी, ओनली, एनी जैसे वर्ड पे निर्भर नहीं होती। ठीक है, कोई भी चीज़ एकमात्र सोर्स नहीं होगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक, तो ये भी आपका वीक हो गया, तो पहला भी वीक है दूसरा भी वीक है, तो आप यहाँ लगाएंगे ना तो पहला स्ट्रॉन्ग है और ना ही दूसरा स्ट्रॉन्ग है, नीदर वन नॉर टू। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फटाफट से इसको बनाइए और बताइए। आइए इसको पढ़ते हैं। शुड रॉक शोज बी अलाउड टू रन टिल मिडनाइट एट टूरिस्ट प्लेसेस, क्या रॉक शो को अलाउ करना चाहिए रात में रन करने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस पे। येस, मोर टूरिस्ट अराइव टू रन टिल मिडनाइट एट टूरिस्ट प्लेसेस, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे टूरिस्ट आते ही आपके मिडनाइट पे हैं और वो इसीलिए आते हैं कि वो आपके रॉक शोज़ को या चीज़ों को देख सकें। ठीक है, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। नो लोकल ट्रेडिशंस आर हार्म ड्यू टू टूरिस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हो गया गलत। तो पहला सही है दूसरा गलत है, इसका मतलब ओनली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, पहला बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। फटाफट से बनाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या रहेगा। बोला गया शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, कहा गया क्या स्कूल एजुकेशन को इंडिया में फ्री कर देना चाहिए।
तो इन्होंने आर्ग्यूमेंट कहा यस दिस इज़ द ओनली वे, फिर यही बात ये ओनली पे ही आके फंस गया। अगर बोलते यस दिस इज़ अ वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्कूल एजुकेशन को अगर आप कंपलसरी फ्री कर देते हो या जो भी करते हो तो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ लिटरेसी को बढ़ाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद पैसे दे के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये सही है, बट ओनली वे ये एकमात्र सहारा है, जी नहीं, पहला हो गया गलत। नो इट वुड ऐड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर, ये बिल्कुल बात सही है बेटा कि अगर आप स्कूल एजुकेशन को फ्री कर दोगे पूरा का पूरा तो बेटा ये बहुत बड़ा बर्डन और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस कंट्री के लिए लाएगा। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है और दूसरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, तो आप कह सकते हैं ओनली सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कोई भी चीज़ पूरी तरह से बेटा फ्री नहीं की जा सकती, अगर आप फ्री करते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्री पे बहुत बड़ा लॉस और बहुत बड़ा बर्डन बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए और बताइए। बोला गया इज पेन माइटर देन अ स्वॉर्ड, क्या कलम तलवार से अधिक ताकतवर है? आर्ग्यूमेंट यस राइटर इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ द पीपल, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो लेखक होते हैं वो पीपल की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। ठीक है, अगर किताबों पे आपको बहुत जो राइटर्स होते हैं अगर कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीपल की थिंकिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ठीक है, दूसरा नो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्स वन कैन कॉन्कर ऑल, ये तो रबिश है, ये गलत है, वीक आर्ग्यूमेंट है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आप कह सकते हैं ओनली वन आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है बेटा, अब आपने देखा हमने आपके साथ अजम्पशन को डिस्कस कर लिया, आर्गुमेंट को डिस्कस कर लिया, अब हमारा बचता है क्या? कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष को हम कैसे निकालते हैं। तो बेटा आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस उसके भी डिस्कस कर लें सो दैट आप कंक्लूजन भी अच्छे से समझ जाएंगे कि उसको कैसे निकाला जाता है। अजम्पशन आप समझ गए, बाकी जो क्वेश्चन बचे अजम्पशन के उनको प्लीज़ होमवर्क में ज़रूर बनाइएगा। आर्ग्यूमेंट भी हमने आपको समझा दिया, आर्ग्यूमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस बेटा बच जाते हैं क्योंकि हमने डिस्कशन 24 तक किया है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हैं जो आर्ग्यूमेंट बेस ही हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं सब आर्ग्यूमेंट बेस हैं। पीडीएफ कमेंट सेक्शन में लगा दी जाएगी बेटा, वहां से आप करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बेटा, जो आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आधारित है। निष्कर्ष बहुत सिंपल सा होता है और बहुत इजीली कंक्लूड किया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। बोला गया इंडिया डिफीटेड जापान एंड एंटर्ड इनटू टेनिस वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया ने जापान को हराया और हराने के बाद वो टेनिस वर्ल्ड कप फाइनल में शामिल हो जाती है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? पहला, जापान डिड नॉट एंटर इनटू टेनिस वर्ल्ड कप फाइनल, पहला बिल्कुल सही है कि अगर इंडिया ने जापान को हरा के वो फाइनल्स में जाती है इसका मतलब यही है कि जापान फाइनल में नहीं जाएगा। दूसरा, जापान डिड नॉट एंटर इनटू टेनिस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, बेटा ये तो गलत है ना, सेमीफाइनल में ही तो हरा के इंडिया फाइनल में पहुंची। ठीक है, और यहाँ ये कह रहा है कि जापान जो है वो सेमीफाइनल में ही नहीं एंटर हुआ। अगर वो सेमीफाइनल में एंटर नहीं हुआ तो इंडिया से हार के इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में कैसे पहुंची? ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल होने से पहले कहीं ना कहीं सेमीफाइनल हुआ होगा। तो इस स्टेटमेंट से जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि जापान जो है वो वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं पहुंची। ठीक है, तो पहला और सही, दूसरा गलत, इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या है? ये आपका ट्रू है। कंक्लूजन बहुत इजी सा होता है, इसमें कोई भी फैक्ट्स फिगर को इंक्लूड नहीं करते, जो दिया है उसके आधार पे क्या चीज़ कंक्लूड हो रही है केवल आपको वो मार्क करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बोला गया अ पर्सन हैविंग AB ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड डोनर, बोला गया कि जिस भी पर्सन का AB ब्लड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, मतलब किसी भी व्यक्ति से, किसी भी ब्लड डोनर से ब्लड ले सकता है। कंक्लूजन निकला देयर इज नो नीड टू टेस्ट द ब्लड बीइंग गिवन टू AB ब्लड ग्रुप पेशेंट,
भाई अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ब्लड ग्रुप ही नहीं चेक करेंगे, ब्लड ही नहीं चेक करेंगे। बेटा हो सकता है उसको कोई बीमारी हो, शुगर पेशेंट हो, तो जिसको शुगर नहीं है क्या पता उसको शुगर हो जाए, ठीक है, या फिर किसी को स्नोफीलिया हो, या फिर किसी को कोई और बीमारी हो। अगर हम उसका ब्लड नहीं चेक करेंगे या ब्लड में इन्फेक्शन हो तो वो दूसरे व्यक्ति को भी तो हो जाएगा। तो अगर हमने ये स्टेटमेंट पास की है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनको कोई भी ब्लड डोनर ब्लड दे सकता है, इट डजेंट मीन कि हमें ब्लड टेस्ट करना जरूरी नहीं है। ब्लड टेस्ट करना इज ऑलवेज जरूरी, ठीक है। तो पहला हो गया आपका गलत। द ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन विल नेवर हैव शॉर्टेज ऑफ ब्लड। ऐसा नहीं कह सकते कि ए बी ब्लड ग्रुप वालों को कभी भी ब्लड की शॉर्टेज हो ही नहीं सकती, नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ब्लड ग्रुप हो, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड आपको अवेलेबल नहीं हो पाता। कोरोना टाइम में आपने देखा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, बेड्स अवेलेबल नहीं थी, तो ब्लड तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये आपका ये भी कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के आधार पे ये दोनों ही कंक्लूजन आप कंक्लूड नहीं कर सकते, तो नीदर वन नॉर टू हो जाएगा। आई होप ये दोनों कंक्लूजन के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। फ्रॉम एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, कार एक्स इज द फास्टेस्ट कार अवेलेबल इन द मार्केट। एक न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट के आधार पे कहा गया कि जो कार एक्स है वो मार्केट में सबसे फास्टेस्ट कार में अवेलेबल है, मतलब कार एक्स फास्टेस्ट कार है जो मार्केट में अवेलेबल है। पीपल लाइक फास्ट कार, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मार्केट में अवेलेबल है कार एक्स और एक एडवर्टीजमेंट में कहा जा रहा है कि कार एक्स एक फास्टेस्ट कार है, कहीं ना कहीं पीपल्स को फास्ट कार पसंद होगी, तभी तो ये बोला गया। दूसरा, पीपल ड्राइविंग फास्ट कार प्रेफर न्यूज़पेपर ओवर मैगजीन। ये तो कहीं बात ही नहीं कही गई कि न्यूज़पेपर में है जो फास्ट ड्राइविंग कार पसंद कर रहे हैं वो प्रेफर करते हैं न्यूज़पेपर या मैगजीन, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई। ये आपका इररेलेवेंट है, इसलिए पहला सही और दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आपने देखा कि कंक्लूजन्स का प्रेडिक्शन हम किस तरह से करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बेटा क्या बोला गया, आइए पढ़ते हैं। द रिपेयर वर्क आर बीइंग कैरीड ऑन द मेन वाटर लाइन ऑफ द सिटी, बिकॉज ऑफ दिस वाटर सप्लाई टू द सिटी विल बी रिड्यूस बाय 75%। रिपेयर वर्क चल रहा है मेन वाटर लाइन में, जिसकी वजह से 75% ऑफ जो वाटर सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई है इस सिटी की, ठीक है। कंक्लूजन, देयर इज़ अ फॉल्ट इन द मेन लाइन। बिल्कुल सही है बेटा, अगर मेन वाटर लाइन में काम चल रहा है तो इसका मतलब है उसमें फॉल्ट रहा होगा, तभी काम चल रहा है। दूसरा, द रूटीन रिपेयर वर्क इज़ बीइंग कैरीड ऑन द लाइन। और दूसरा ये भी है कि हो सकता है कि रूटीन चेकअप, मतलब जो रूटीन चेक किया जा रहा है कि रिपेयर वर्क है, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको भी चेक किया जा रहा होगा। तो दूसरा भी बेटा बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो दोनों ही कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के द्वारा कंक्लूड किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। समय का थोड़ा सा अभाव है बेटा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क में, जैसे 38 हो गया, 39 है, 40 है, और भी क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ से प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। मैंने आपको अजम्पशन बता दिया, आर्गुमेंट बता दिया और कंक्लूजन बता दिया कि क्या क्या पॉइंट्स आपको इन तीनों में ध्यान रखने हैं और उसके बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग को बनाना है। आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल टाइप करके बताएं और इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।